चलो ठीक है गाइज, अभी आवाज आ रही है ना क्लियरली? ठीक है. सो गाइज, वार्म वेलकम एंड वेरी 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 गुड आफ्टरनून. हमने अभी तक 6 चैप्टर्स कवर अप कर लिए. फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं. वी स्टार्टेड विद चैप्टर नंबर 10 विच वाज अबाउट चैप्टर नंबर 16 गवर्नेंस इन्फ्लुएंसर्स. 5 टॉपिक इसमें कवर अप हो गए थे जो आपको मैं फिर रिकॉल करा रहा हूं. ऐसी बातें हमने पढ़ी थी. आईसीएसआई, इन्वेस्टर एसोसिएशन, then what, proxy advisors, institutional investors and ESG investment. This was chapter number 16. Then we jump toward chapter number 10 which was about stakeholder right. क्योंकि आज आप सिर्फ शेयर होल्डर का नहीं सोच सकते हैं. अगर आपको होलिस्टिक ग्रोथ करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेक होल्डर के पर्सपेक्ट से भी सोचना पड़ेगा. वेरी बिग स्टेक होल्डर इज एम्प्लॉइज. तो एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी चीजें थी. सप्लायर भी आपका एक स्टेक होल्डर है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सबका ग्रोथ होगा तो एवरीवन विल, the company will become sustainable. Correct guys? Employees के point of view से हमने देखा reward देना चाहिए, labor attrition rate कम होना चाहिए, occupational safety health होना चाहिए, then sexual harassment नहीं होना चाहिए. Then if I'm talking about vigil mechanism के माध्यम से lower employee अपनी बातें रख पाए, ये हमने देखा. More of case study was in vigil mechanism 16-17. अदरवाइज एक भी केस स्टडीज है जो आपने कवर अप किया. सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने देखा लोकल प्रोक्योरमेंट, जितना लोकल मार्केट से बाइंग करोगे उतना सही रहेगा. ये हमने देखा चैप्टर नंबर 10. देन वी शिफ्टेड टुवर्ड्स चैप्टर नंबर नेक्स्ट. व्हाट वाज द नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8. ओके, तो दैट वाज अबाउट, हाँ सॉरी, एथिक्स वी हैव डन, बिग चैप्टर राइट. तो एथिक्स के 3 पार्ट है. एक है कोड ऑफ एथिक्स, एक है एथिक्स और एक है एंटी ब्रेबरी लॉज. एंटी ब्रेबरी लॉज में 3 टॉपिक आपने देखे, आईसीएस एंटी ब्रेबरी कोड, देन लोकपाल लोकायुक्त एक्ट एंड प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट. ये लॉ पार्ट हो गया जो बड़ा पार्ट था. फिर व्हाट इज एथिक्स, व्हाट इज एथिकल डायलेमा, हाउ टू रिजॉल्व एथिकल डायलेमा, ये पूरा हमने पढ़ा. एंड कोड ऑफ एथिक्स एक चीज है. एथिक्स में कुछ केस स्टडीज है जो हमें डिटेल में अभी जाना है. ओके, इसके अलावा चैप्टर 11 वाज डन. After chapter 11 we shifted towards chapter number 8, disclosures and transparencies. Disclosure at website as well as board report. Website and board report, Companies Act and LODR. करेक्ट है, ये हमने पूरा कवर अप किया. LODR का अगर आप देखोगे 32, 34, 36 schedule number there, 5 again additional disclosures. फिर 46, 62 for website disclosure. Companies Act के बहुत सारे disclosures हमने कवर किए. मेमोरी टेक्निक के माध्यम से भी try to learn it. This was chapter number 8. Then we shifted toward chapter number 7. Though certain companies are promoter driven, certain companies are family driven, and second is professional driven. So what is the difference? Promoter ही पैसा लगा रहा है, promoter ही चला रहा है. That is one company. And another is promoter ने पैसा लगाया but चला रहा कोई और है. That is the professional driven companies. Correct है. तो family driven में क्या governance issues आते हैं, क्या दिक्कतें आती है, परिवार के क्या problems है, क्या plus point है, plus research reports क्या बोल रहे हैं. 4-5 research reports हमने देखे हैं. EY, PW, KPMG, करेक्ट, ऐसे डेलॉइट, ऐसे रिपोर्ट्स हमने देखे. प्लस एक कंपैरेबल चार्ट देखा कि 3 कंपनीज का कंपैरिजन है और कौन बेटर कर रहा है, उसके एनालिसिस आपको पूछ सकते हैं. राइट गाइस, दिस वाज चैप्टर नंबर 7. देन वी केम टू चैप्टर नंबर व्हाट, दैट वाज 14, कंप्लीट अबाउट CSR. तो इसमें CSR पॉलिसी रूल्स के रूल नंबर 2, 3, 4, 9, 8 5 रूल्स कवर किए गए. 135 पूरा कवर किया गया. इम्पैक्ट असेसमेंट, एनुअल एक्शन प्लान, प्लस इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर टू बी डन, ऑनगोइंग, अदर देन ऑनगोइंग, रिपोर्टिंग नॉर्म्स, एनेक्स्चर, ये चीजें दी गई थी. करेक्ट है बात. आई हैव गिवन 2 क्वेश्चन एज अ राइटिंग सेशन, जो हम लोग और 4-5 क्वेश्चन जब लेंगे आई विल बी डिस्कसिंग दैट. बट एक मैं आइडिया दे रहा हूं कि जो क्वेश्चन 1 था उसमें बेसिकली आपको ये एक आइडिया देना कि क्या क्या रिपोर्टिंग करनी पड़ती है. तो जो 9 पॉइंट्स है उसकी हेडिंग्स आपको लिखनी है. जो पूरा जो एनेक्स्चर रिपोर्ट है ना, उसकी हेडिंग, ब्रीफ आउटलाइन अबाउट द पॉलिसी, करेक्ट है, कॉम्पोजिशन ऑफ CSR कमिटी, वेब लिंक ऑफ दिस. तो आपको एक क्वेश्चन दिया था मैंने CSR में, क्वेश्चन 1, उसमें क्या रिपोर्टिंग करनी है, ये आपको क्या करना है, पूरा रिपोर्ट नहीं बनाना है. आंसर में आपको उसका हेडर्स प्रोवाइड करना है. तो 9 हेडर्स विल कम अप. रीजन फॉर नॉट स्पेंडिंग द अमाउंट, करेक्ट. देन कैलकुलेशन ऑफ दी CSR ऑब्लिगेशन, कि CSR ऑब्लिगेशन कितना है, एक्चुअल अमाउंट स्पेंड, सेट ऑन एंड सेट ऑफ, एग्जांपल. तो वो सब हेडिंग्स आप लिखोगे. और क्वेश्चन नंबर 2 में कमिटी के कॉम्पोजिशन में गड़बड़ था, 3 डायरेक्टर्स चाहिए, 1 शुड बी इंडिपेंडेंट, उसमें इंडिपेंडेंट नहीं था. सेकंड क्वेश्चन मैंने बोला नहीं करना है, वो चैप्टर 3 का पार्ट बनता है. एक ब्रीफ आइडिया दिया मैंने आपको. दिस वाज अबाउट CSR. तो टोटली वी आर डन विद 6 चैप्टर्स. दैट इज अगेन आई एम टॉकिंग, दैट इज चैप्टर नंबर 7, 8, 10, 11, 14 and 16. This is done. Today I am starting a new chapter, chapter number 5. मैंने आपको बोला 2-3-4 चैप्टर हम एग्जीक्यूटिव बेस्ड चैप्टर्स करेंगे जो आपको थोड़ा प्रिपरेशन में एनहांस करेगा. इट्स अ मिक्स ऑफ थिंग्स.
एफर्ट कहीं चैप्टर में लग रहा है, कहीं नहीं लग रहा है, कहीं लॉजिकल है, कहीं लर्निंग है, तो अब जाकर पूरा होलिस्टिक सब्जेक्ट बनता है. करेक्ट गाइस? तो टुडे वी आर स्टार्टिंग विद चैप्टर नंबर 5, दैट इज अबाउट बोर्ड कमिटीज. ओके, तो मैंने आपको वॉल्यूम 1 कैरी करने बोला था कल के लेक्चर में. एक सेकंड. आई नो व्हाट आई स्टेटेड. आई हैव इन्फॉर्म्ड एट द एंड कि वॉल्यूम 1 कैरी करिए. इज दैट वेरी क्लियर? अरे आप ध्यान दीजिए मेरा. देखो, आपके क्लास का परफॉर्मेंस मैं डायरेक्ट बता रहा हूं. मैंने आपको CSR के ऊपर बनाने वाला मेमोरी टेक्निक पूरी बैच में 2 बच्चा करके आया, उससे परफॉर्मेंस समझ में आता है. उसके बाद में मैंने इन्फॉर्म किया बेसिक्स. आपको मालूम नहीं कि कौन सा वॉल्यूम बोला, उस पर डिबेट कर रहे हो. डिबेट कंटेंट पे होना चाहिए, डिबेट कई और चीज पे हो रहा है. आप सोचो किस डायरेक्शन में आप जा रहे हो, दैट्स योर चॉइस. एनीवेज, तो अब ये देखो, मतलब आप लोग का प्रोडक्टिविटी अलग जगह जा रहा है. इट्स वेरी क्लियर. ओके, तो इट्स नॉट अबाउट दिस. यू हैव टू बी ऑन टोज, यू हैव टू डूइंग इट. मैंने बोला भी था कि हम लोग बेसिकली या 4 या 5 में से एक चैप्टर, किसने पूछा भी था कि विच चैप्टर विल गोना स्टार्ट. आई गेस यू हैव आस्क्ड. ओके, तो ये होता है विजिलेंस. तो आपको ये समझना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा. इट्स योर ग्रोथ. ओके, चलो. एनीवेज, चैप्टर नंबर 5 इज अबाउट बोर्ड कमिटीज. अब ये देखो, ये चैप्टर है क्या? ऑनेस्टली स्पीकिंग, कंपनीज एक्ट में 4 कमिटीज है, LODR में 4 कमिटीज है. जो आपने देखा है, कंपनीज एक्ट के 4 कमिटी, ऑडिट कमिटी, CSR कमिटी, ठीक है, NRC, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट LODR, वहां पे एक रिस्क मैनेजमेंट कमिटी आ जाता है. करेक्ट है बात? रिस्क मैनेजमेंट कमिटी वाज इंट्रोड्यूस बाय LODR. ओके, बाकी ऑडिट कमिटी है, वहां पे NRC भी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. करेक्ट गाइस? तो आपको ये समझना है कि वो तो आपको ऑलरेडी आता है. यहां पर मैंने फिर बोला कि ये जो है एज अ चैप्टर विल बी इजी, बट अप्लाइंग इन द क्वेश्चंस इज इंपॉर्टेंट अगेन, वेरी ऑनेस्टली. ओके, तो पहली बात, हम कमिटी क्यों बनाते हैं, कमिटी कौन फॉर्म करता है, कहां कहां पे कमिटीज के बारे में क्या लिखा है, टेबल F में क्या लिखा है, ये सारी बातें आने वाली है. ठीक है, कमिटी का क्या महत्व है, कमिटी बोर्ड को किस तरह से मदद कर रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट इज एनवायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस. तो ये पार्ट किस में आता है? गवर्नेंस, क्योंकि बोर्ड को मदद कर रहा है. वेरी क्लियर गाइस? ओके, तो गवर्नेंस का पार्ट बनता है ये. एंड हाउ द कमिटी हेल्प्स टू एनहांस गवर्नेंस. गवर्नेंस इज डायरेक्शन इन अ सिंपल लैंग्वेज. टेक्निकल लैंग्वेज में मैं आपको थोड़े 1-2 दिनों में कई एक डेफिनेशन गवर्नेंस का लिखा ही दूंगा, क्योंकि चैप्टर 1 के अंदर है. करेक्ट गाइस? तो स्टार्टिंग पार्ट इज कंप्लीट गवर्नेंस, देन फिर आता है थोड़ा बहुत एनवायरमेंट, फिर आता है सोशल पार्ट. समझो मेरी बात? तो इस तरह से पूरा उन्होंने पार्ट ए बना के रखा है, जहां पर ये चीजें आती है. तो अगर आपको गुड गवर्नेंस करना है, तो आपके पास स्ट्रॉन्ग कमिटीज होना जरूरी है. एंड कमिटीज प्ले अ वेरी impactful role. that is the main crux. okay, तो ये अगर आप देख रहे हो कि आपको कमिटीज के सेक्शंस आएंगे, रूल्स आएंगे, काम क्या करते हैं, फॉर्मुलेट, अपॉइंटमेंट, रिमूवल, रिपोर्टिंग्स, ये सारी चीजें आएगी जो आपने देखा है, यू नो इट वेरी वेल. ओके, बट फिर भी बोर्ड जो होता है इज लाइक रिलायंस का अगर हम देखेंगे, तो रिलायंस इज हैविंग ऑलमोस्ट 14 डायरेक्टर्स ऑन द बोर्ड रफली. ठीक है, 12 to 14 के रेंज में रिलायंस के बोर्ड रूम में बैठे हैं. बट एवरीवन कैन नॉट फोकस इन एवरी एरिया, एंड बोर्ड कैन नॉट गो इन डेप्थ स्टडी ऑफ एवरी एरिया. जैसे एग्जांपल है CSR क्या करना चाहिए, 14 लोग बैठकर डिस्कस करने से बेटर 3 लोग जो उसके एक्सपर्टीज है उनको हम एक कमिटी बना देंगे, वो लोग CSR पे डिटेलिंग कर बोर्ड को आके रेकमेंड करेंगे. करेक्ट है? फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंट्रोल्स देखना है, इंटरनल कंट्रोल करे, तो ये ऑडिट कमिटी देखेगा, फ्रॉड रिपोर्टिंग हो रही है. ठीक है, आइडिया दे रहा हूं मैं आपको, ये आपको आता है ये चीज जो आपने एक्चुअली बहुत डेप्थ में एग्जीक्यूटिव में पढ़ा है, बहुत ज्यादा. यहाँ पर आपको सिर्फ एप्लीकेशन बेस ही पढ़ना है. ठीक है, तो अगर आप देख रहे हो कि ऑडिट कमिटी है जो क्या करेगा, विजिल मैकेनिज्म देखेगा, ऑडिट कमिटी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूवल देखेगा, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, रिमूवल ऑफ ऑडिटर, रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर देखेगा, NRC अबाउट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, नॉर्म्स एक्सेट्रा, NRC, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी विद द शेयर होल्डर कंप्लेंट एंड ग्रीवेंस हैंडलिंग करे. तो गाइस अलग अलग कमिटी क्या करता है, डेप्थ में जाता है. ठीक है, एंड अगर आपको पूरा इतना बड़ा अंपायर चलाना है, तो आपको हर एक का एक्सपर्टीज बनाना पड़ेगा. हर एक डोमेन पर कुछ ना कुछ लोग काम कर रहा है कि सिक्योरिटी कंसर्न है तो ये देखेगा, ये तो वो देखेगा. हम काम को बांटकर चलेंगे तो ही काम सही ढंग से चलेगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? तो जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी भी चलाना है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में तो गवर्निंग बॉडी, उसके नीचे सोसाइटी के 200-300 लोग रहते हैं, फैमिलीज रहते हैं. करे, अब वो गवर्निंग बॉडी क्या करेगा, पूरा सोसाइटी चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्निंग बॉडी की है. बट गवर्निंग बॉडी की लोग हर जगह फोकस नहीं कर सकते हैं. जैसे एग्जांपल है, आई सेड कल्चरल इवेंट है, सोसाइटी में बहुत सारे फेस्टिवल सेलिब्रेशन करना है, तो गवर्निंग बॉडी में से 3 लोग कल्चरल कमिटी में आ जाएंगे और वो पूरा फेस्टिवल प्लानिंग डिटेल में करके बोर्ड को रेकमेंड करेंगे कि ये हॉलीडेज सेलिब्रेट करना है, ये फेस्टिवल में ये काम होना चाहिए, इतना बजट लगेगा, कौन से फेस्टिवल में क्या खाना रखना है, कौन से वेंडर को काम देना है. इट्स अ बिग टास्क. समझे मेरी बात?
करेक्ट। सेम वे अगर मैं बात कर रहा हूं कि सेकंड एरिया आता है कि जैसे आपकी सोसाइटी में स्पोर्ट्स हैंडलिंग करनी है, आपकी सोसाइटी में बैडमिंटन है, क्रिकेट है, स्विमिंग पूल है, व्हाटएवर में भी, तो पूरा स्पोर्ट्स एंड इंफ्रा हैंडल करने की एक डेडिकेटेड कमेटी होगी, वहां के रूल्स बनाना, नॉर्म्स बनाना, ठीक है, स्विमिंग पूल का टाइमिंग क्या रहेगा, स्विमिंग पूल के गाइडलाइंस क्या रहेंगे, ये बहुत डिटेल में जाना पड़ता है, तब जाके इंफ्रा मेंटेन रहेगा। करेक्ट। तो वैसे ही अगर जैसे आपके घर में कोई वेडिंग है, तो वेडिंग में बहुत सारे काम होते हैं। एक काम होता है कि भाई इनविटेशन कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करना है, एक काम होता है कि केटरिंग हैंडल करना है, एक काम होता है डेकोरेटर देखना है, एक होता है गेस्ट को पूरा हॉस्पिटलिटी देना है। तो घर के क्या करते हैं, दो दो तीन तीन लोग की टीम बनाते हैं और वो काम को डिवाइड करके चलता है, तब जाकर आपका पूरा इवेंट प्रॉपरली होता है। तो सोचो कि एक वेडिंग इवेंट है या कोई भी चीज है, उसके लिए हमें प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क करना है। और जो आपने 11th-12th में ही पढ़ा है, हेनरी फ्योल रूल, डिवीजन ऑफ लेबर, हेनरी फ्योल का मॉडर्न मैनेजमेंट में 14 प्रिंसिपल में वन ऑफ द वेरी पॉपुलर प्रिंसिपल इज डिवीजन ऑफ वर्क। दैट्स वेरी क्लियर। तो काम को बांटेंगे तो ही काम होगा, बटेंगे तो कटेंगे। पॉइंट। तो व्हाट इज द पॉइंट? ऐसा डायलॉग चल रहा है ना आजकल, ऐसा बहुत मीडिया में चल रहा है आजकल, मैं सुन रहा हूँ। थोड़ा बहुत नॉलेज मुझे भी है, ज्यादा नहीं है, बट ठीक है। तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ व्यू इज दैट अंडरस्टैंड कि यहां से एक तरीके से सिंपल लॉजिक है कि यहां से हम काम को डिवाइड कर रहे हैं, जिससे काम पर क्या आएगा, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। करेक्ट। अब जैसे बोर्ड, पूरे बोर्ड को सब काम देखना है, तो इट्स लाइक अ डोंकी वर्क ऑनेस्टली। बैलेंस शीट भी देखना है, सीएसआर भी देखना है, नॉमिनेशन भी देखना है, रेम्यूनरेशन भी देखना है, हर काम देखना है। इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। बट अगर बोर्ड में से कुछ लोग डेडिकेटेडली काम पे अपॉइंटेड है, तो दैट विल बी वेरी गुड। तो जनरली कमिटीज टू टाइप की होती है, एक होता है स्टैंडिंग कमिटी, एक होता है एडॉक कमिटी। एडॉक कमिटी इज अ कमिटी फॉर्म फॉर अ पर्टिकुलर टास्क। समझे ये बात? एक बार टास्क पूरा हो जाता है, द वन वर्क इज डन, द कमिटी इज डिसॉल्व। जैसे अभी एग्जांपल है, हम सब प्लान करें गोवा ट्रिप, एग्जांपल, ठीक है। तो हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, गोवा ट्रिप जाना है, सबको ऐड किया, गोवा ट्रिप डन, फोटोज एक्सचेंज डन, ग्रुप डिलीट। तो दैट इज विच कमिटी? दैट इज बेसिकली एडॉक कमिटी। बट जो कमिटी बहुत लॉन्ग टाइम के लिए चलता है, लाइक 10 years 20 years, जिसका समय लेंदी है, उसको हम क्या बोलेंगे? स्टैंडिंग कमिटी। करेक्ट है। द कमिटी विच इज नॉट बीन डिसॉल्व एंड इट इज परपेचुअल, जो कॉन्स्टेंटली लगता रहता है, राइट गाइस? तो उसको हम क्या बोल देंगे? स्टैंडिंग कमिटी। वेरी क्लियर गाइस? तो कमिटीज, बट जो हम कमिटीज पढ़ रहे हैं, इट इज मोर ऑफ स्टैंडिंग कमिटी। ऑडिट कमिटी, एनआरसी, ये सब कौन सी कमिटीज है? स्टैंडिंग कमिटी, जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चलेगा। इज इट राइट? करेक्ट है। तो अभी मुझे याद है, जैसे आई रिमेंबर वन ऑफ द कमिटी आई वाज अ पार्ट ऑफ इट, जहाँ पे रीडेवलपमेंट कमिटी, एक सोसाइटी को पूरा तोड़कर सोसाइटी रिकंस्ट्रक्ट करना है, एंड रफली 400 करोड़ का प्रोजेक्ट था, जिसमें पैनल पर हम 6 लोग थे, वन चार्टर्ड अकाउंटेंट, वन एडवोकेट, वन आर्किटेक्चर प्रोफेशनल्स में से, एंड 3 सोसाइटी के मेंबर्स, जैसे एक चेयरमैन, एक ट्रेजरर, हम 6 लोग की कमिटी बनी थी। सोसाइटी की पूरी रीडेवलपमेंट की प्लानिंग करनी है कि बिल्डर, अगर हम बिल्डर को देते तो क्या होगा, खुद बनाएंगे तो क्या होगा, पैसा कितना लगेगा, तोड़ने का खर्चा कितना आएगा, ये पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग मुझे देखना है। और हम ये फुल टाइम, देखो गवर्निंग बॉडी पर 15 लोग बैठे थे, बट रीडेवलपमेंट करने के लिए 6 लोग की कमिटी बनी थी। करेक्ट बात? जिसमें इन्होंने 3 आउटसाइडर्स को कमिटी में इन्वाइट किया, 3 सोसाइटी के मेंबर को इन्वाइट किया, और 6 लोग की कमिटी के माध्यम से इन्होंने क्या करा उधर? करेक्ट है, बोला कि रीडेवलपमेंट प्लानिंग करें। तो दिस कमिटी वर्क फॉर 3-4 years. नाउ द सोसाइटी इज हैंडेड ओवर टू द बिल्डर। बिल्डर इज नाउ डूइंग द वर्क। ऑलमोस्ट 400 करोड़ के आसपास का बिल्डर का पूरा प्रोजेक्ट सैंक्शनिंग है, जो मैंने खुद ने देखा है। तो आपको ये समझना है, जैसे मेरे को याद है, मेरा रिपोर्ट भी होगा मेरे पास। ये ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट है। सो मुझे याद है, बहुत इस पे काम किया था। तो ये देखो, दिस इज अ रिपोर्ट गिवन बाय मी, ठीक है, जहां पर मैंने कितना स्क्वायर फीट, जैसे नहीं कहा, एक्चुअली कितना कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं रोड के विड्थ के ऊपर होता है, ठीक है। अगर रोड 9 मीटर है तो इतना कंस्ट्रक्शन अलाउड है, रोड ज्यादा है तो और कंस्ट्रक्शन अलाउड है। तो आर्किटेक्चरल जॉब आ जाता है इसमें। प्लॉट एरिया लगभग 2.5 एकड़ का प्लॉट था, 1,06,000 स्क्वायर फीट, ठीक है। रोड में कितना जाएगा? 1,02,000 स्क्वायर फीट आएगा। टीडीआर वगैरह ऐड करके 5 लाख स्क्वायर फीट, मतलब 10 एकड़ कंस्ट्रक्शन अलाउड, एग्जाम्पल है। तो अब ये 5 लाख स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन आप समझिए कि होने जा रहा है। ओके, कितने रेसिडेंशियल फ्लैट ऑलरेडी उधर है? 163 फ्लैट्स है। कितने शॉप्स है? 23 टोटल। उनके पास ऑलरेडी कितना एरिया था? 83,000। जब ओल्ड 30 इयर्स प्लान के हिसाब से 83,000 कंस्ट्रक्शन अलाउड है, बट न्यू प्लान के हिसाब से 5,21,000 स्क्वायर फीट अलाउड है। इट इज ऑलमोस्ट 6 टाइम्स बढ़ गया ना जगह। 83,000 स्क्वायर फीट नाउ कैन बी डिस्ट्रॉयड एंड मेड इनटू 5 लाख स्क्वायर फीट। तो अभी हमने बिल्डर से कितना स्क्वायर फीट लेना चाहिए, बिल्डर कितना बेचेगा, पूरा फाइनेंशियल वायबिलिटी, बिल्डर को भी प्रॉफिटेबल होना चाहिए, सोसाइटी मेंबर्स को प्रॉफिट। तो फाइनेंशियल कमेंटिंग मैं कर रहा था।
आर्किटेक्चरल कंस्ट्रक्शन पार्ट पे कमेंट कर रहा था, और एडवाइजर जो लीगल एडवोकेट था वो ड्राफ्टिंग एंड क्लॉजेस पे कमेंट कर रहे थे। ये हो गया प्रोफेशनल पार्ट। सोसाइटी पे डिसीजन लेने के लिए 3 लोग, 6 लोग की एडहॉक कमेटी बनी थी, एंड आई ऑब्वियसली चार्ज फीस फॉर इट, कोई फ्री में नहीं होता है। तो आपको ये समझना है, क्योंकि इसमें काफी मेहनत भी थी, मुझे याद है मैंने उनको बहुत सारे फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस पूछे थे कि आपने ये नहीं कंसिडर किया, वो नहीं किया, सोसाइटी मेमो पेमेंट, बैंक गारंटी बिल्डर से लेना चाहिए। मेरे हिसाब से जो भी है, जो प्रोजेक्ट का कॉस्ट है उसका 20% बैंक गारंटी लो, बिल्डर पलट गया तो पैसे लेने पड़ेंगे बैंक से, यार 400 करोड़ है तो 80 करोड़ बैंक गारंटी मिनिमम चाहिए, ये मैंने क्लॉज डाला मेरा। तो आपको ना बहुत इवैल्यूएशंस एनालिसिस करने पड़ते हैं, इट डजंट कम कि रट्टा मार के कर सकते। सेल्फ देखो, सीए फाइनल्स पे भी ना करिकुलम चेंज हो गया है, सीए फाइनल्स पे भी है ना आपको खुद का एनालिसिस पार्ट ज्यादा करना पड़ रहा है, पेपर्स आर कमिंग दैट वे, ठीक है। सेम विद सीएस, ओके, सिर्फ टू द पॉइंट पढ़ रहे लर्न कर रहे हैं उसका कोई यूज नहीं है, ये मैं आपको डायरेक्ट बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आपको ये समझना है कि एक एडॉक कमेटी बनी जिसमें हम लोग रीडेवलपमेंट पे काम करें। फिर एक और एक कमेटी में मैंने काम किया था, दिस इज वेरी फेमस, अभी तो पुनीत बालन ग्रुप हो गया, इट वॉज मानीचंद धारीवाल ग्रुप, जो उनके सन इन लॉ है एक्चुअली पुनीत बालन। तो रसिकलाल धारीवाल, इन्होंने कई साल पहले ब्लड डोनेशन वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए अप्लाई किया था, और पुणे में 1 डे सिंगल डे पर कितने ब्लड डोनेशंस होंगे उन्होंने एक रिकॉर्ड होगा, कुछ मुझे नंबर नहीं याद है, इन सिंगल डे सपोज 50 लाख डोनेशन विल बी डन इन सिंगल डे। तो उन्होंने बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स बनवाए, बहुत सारे सेंटर्स ओपन कराए, कैंपेनिंग किया। तो आई वाज अ स्क्रूटिनाइजर इन वन ऑफ द सेंटर, जहाँ पे कमिटी बनी थी जो देखेंगे कि जो प्रोसेस बोला जा रहा है फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है, और हमारे रिपोर्ट्स हर एक सेंटर को एक एक सीए के नीचे दिया गया था। आई वॉज वन ऑफ द स्क्रूटिनाइजर फॉर वन सेंटर। तो एक कमेटी बनी थी जो पूरी स्क्रूटिनाइजिंग कर रही है कि जो प्रोजेक्ट है चल रहा है नहीं चल रहा है, या गलत ढंग से चल रहा है, और ये रिपोर्ट्स ऐड करके जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भेजा जाता है, ऐसा कुछ था। तो आपको ये समझना है कि मेनी ऑफ वर्क कम्स जहां पर आप किसके पार्ट बनते हैं, एडॉक। वन द टास्क इज डन, नाउ द कमिटी विल बी डिसॉल्व। बट कंपनी में जितने भी स्टैट्यूटरी कमिटीज है, इट इज विच कमिटी इज स्टैंडिंग, ये समझा आपको, करेक्ट है। तो गाइस अंडरस्टैंड, सबसे पहले व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ द कमिटी। सबसे पहले कमिटीज आर नथिंग बट टू परफॉर्म जनरल वर्क और स्पेसिफिक वर्क, ऑब्वियसली स्पेसिफिक वर्क। आइए, कमिटीज आर जनरली फॉर्म टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक वर्क। हर एक कमिटी का अपना एक डोमेन एरिया है, हर एक कमिटी का अपना एक हॉरिजॉन है, करेक्ट। एंड मेंबर्स ऑफ द कमिटीज आर एक्सपेक्टेड टू हैव अ एक्सपर्टीज। अब ऑब्वियसली ये आपका डोमेन क्या है, आपका एरिया क्या है, आपका काम कौन से एरिया का नॉलेज है, हर एक जगह पर आप एक्सपर्टीज नहीं हो सकते हो। बोलते हैं ना मास्टर ऑफ ऑल जैक ऑफ कुछ तो समथिंग है, क्या बोलते हैं स्कूल डेज में, जैक ऑफ नन, हाँ मास्टर क्या था वो स्कूल में बोलता, हाँ बोल, हाँ जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, उल्टा बोल रहा हूं मैं, सही बात है, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन नहीं हो सकता है। आपको एक एरिया पकड़ना पड़ेगा जिसमें आपका डोमेन है, आप उस कमिटी में काम करोगे, करेक्ट है। उसके बाद में एज पर एलओडीआर रेगुलेशन, कमिटी मींस कमिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर की जो कमिटीज है, डायरेक्टर की कुछ लोग आकर कमिटी में बैठेंगे, दैट कमिटी इज कॉल्ड एज कमिटी, और एनी अदर कमिटी विच इज बीइंग कॉन्स्टिट्यूटेड एज पर द लॉ। तो जो कमिटीज बाय लॉ बन रहा है या बोर्ड के मेंबर जहां पर बैठ रहे हैं उसको हम क्या डिक्लेयर करेंगे, कमिटी डिक्लेयर करेंगे। एंड इट इज फॉर इंक्रीजिंग व्हाट, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। बोर्ड की एफिशिएंसी बढ़ेगी, बोर्ड को पता है टॉपिक पे हैंडल कर रहे हैं, ये रिस्क मैनेजमेंट ये देख रहे हैं, बैलेंस शीट पे इनका ध्यान है, सीएसआर पे इनका ध्यान है, तो बड़े बड़े काम हमने डेलीगेट कर दिए, हम रिस्पॉन्सिबल है, एंड ऑफ द डे वी आर ओनली रिस्पॉन्सिबल। वो कमिटी कम ज्यादा काम कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं, बोर्ड इज द फाइनल गवर्नेंस पीपल, बट बोर्ड को हेल्पिंग हैंड के फॉर्म में यहां पर कमिटी काम करेगा, और आपका क्या बढ़ेगा, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। दे विल हैव इन डेप्थ स्टडी ऑफ एवरी टॉपिक। जैसे बैलेंस शीट देखना है तो ऑडिट कमिटी बहुत डेप्थ में एक एक हेड पे जाके स्टडी करेगा, एक एक एरिया पर स्टडी करेगा, वो एक एक चीज को चेक करेगा, इन डेप्थ स्टडी करेगा हर एक एरिया में। एंड एंड ऑफ द डे अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, भले कमिटी कुछ भी कर रहा है, द एंड आउटकम एंड द एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो डेलीगेशन हो रहा है बट ब्लेम गेम नहीं आएगा, आपको ही रिस्पॉन्सिबल बनना है, यू आर द हेड ऑफ द गवर्नेंस। तो कल आपने कमिटी अपनी मदद के लिए बनाया था, कमिटी जो भी कर रहा है आपकी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, अगर मिस गवर्नेंस हो रहा है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विल बी लायबल। वेरी इजी इट इज, करेक्ट। तो बताइए सबसे पहला क्या आएगा, it is doing what, specified work। second point क्या रहा है, they are expertise in certain area। LODR की सबसे क्या रहा है, committee is the committee of board of director। third is it is increasing the efficiency and effectiveness। next is they will have in-depth study and focus attention area, and ultimately who is responsible, board of director is responsible। एक बार रीड करिए सर, इसमें लिखने ऐसा कुछ नहीं है,
बट आप इसको रीड करेंगे। रीड करिए, बुक नहीं है। इजी है, डायरेक्ट है। बताओ, स्पेसिफाइड वर्क याद रहना चाहिए, पॉइंटर्स तो देखो एटलीस्ट। एक्सपर्टीज इन स्पेसिफाइड एरिया। नेक्स्ट इज एलओडीआर में क्या डेफिनेशन है, बोर्ड ऑफ मेंबर्स या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इसके मेंबर होते हैं ज्यादातर, करेक्ट। इसके बाद इट विल इंक्रीज द effectiveness and efficiency, in-depth study and focus attention area and ultimate responsibility। अभी जैसे आपका क्लासरूम है तो आप लोग की भी अलग अलग कमिटीज बन सकती है। जैसे अभी आप 2-4 जने मिलके ट्रिप प्लान किया, एग्जाम्पल है, तो वो लीड पे है, बाकी लोग अकॉर्डिंगली चल रहा है, फिर और कुछ प्लान हो रहा है, तो यू विल डिवाइड द वर्क, यू शुड हैव दैट थिंग अमंग योरसेल्फ। एवरीवन कैन बी अ पार्ट ऑफ समथिंग, ऐसा कुछ नहीं है, ओके। एंड अकॉर्डिंगली आप क्या कर सकते हो कि ये एरिया तो ये देखेंगे, ये एरिया तो ये देखेंगे, जिससे क्या होता है काम बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज द एरिया वेयर दिस विल हैपन, ओके। उसके बाद में आता है, अच्छा ये जैसे निमिष शादी में गया था, आपने कौन से कमिटी में काम किया? शादी से जाके, सिस्टर का शादी था ना, अरे उसको तो बोलने दो, बाकी पूरे गांव बोल रहा है। क्या काम किया सिस्टर की शादी में बेटा? जीजू का ख्याल रखा है, पैसा उड़ाया? अरे उसको तो बोलने दो। ओवरव्यू कमेटी, ओवरव्यू वो हो चुका होगा। हाँ बोलिए, इतना शांत बच्चा कहीं मिलेगा क्या आपको जीवन में? बताइए, हाँ बताइए। अरे सुनो तो सही, उसकी आवाज ही नहीं आ रही है। हाँ भाई क्या काम किया? 1 मिनट ईमानदारी से बता, कितना काम किया तूने शादी में? हलवाई का काम? यस निमिष, सामान ले आना है। बड़ा प्राउड फील होता है, ऐसा सामान 2 व्हीलर पे ला रहा है, कार में लेकर आ रहा है। हाँ अरे कुछ तो बोल, बस सामान लाने का काम किया है। अच्छा उसी शादी में कोई और शादी तो नहीं ठहर गई ना? अरे क्वेरी है, क्वेरी है भाई, रुको रुको, मुझे क्वेरी है। हाँ बता। ब्लश देखो उसका, ब्लश तो देखो कैसे कर रहा है वो, हैप्पी डेंट स्माइल। निमिष व्हाट? हाँ हाँ हाँ, मतलब वही वो बोल रहा डन हो गया, ऐसा कर रहा है वो। मैंने ऐसा पूछा तो नहीं सर, ऐसा कर रहा है, ऐसा ब्लश कर रहा है जैसे कि शादी उसकी करके रहा है वो। करेक्ट है। एनीवेज चल आगे बढ़ेंगे। अच्छा, सो व्हाट इज द रैशनल, मतलब व्हाट इज द लॉजिक, व्हाट इज द मोटिव, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड फॉर्मिंग द कमिटी? वेरी इजी। लाइक आपको कोई माइन्यूट डिटेल्स पे जाना है, बोर्ड हर माइन्यूट डिटेल्स में नहीं जा सकता है, छोटी छोटी चीजें नहीं देख सकता है, भरोसा मानिए। करेक्ट है। व्हेन यू रन अ बिजनेस, ठीक है, तो आप हर जगह पर डेप्थ में जाओगे ना, तो यू कैन नॉट रन द बिजनेस स्मूथली। जैसे अभी एक बिजनेसमैन है, वो अपने लेबर भी हैंडल देख रहा है, ठीक है, वो मटेरियल बाइंग भी देख रहा है, वो सेल्स भी देख रहा है, और उसमें भी वो डेप्थ में जा रहा है, पॉसिबल नहीं है। तो जिंदगी 9 से 12 में काम करते ही निकल जाएगी। आपको अलग अलग टीम बनानी पड़ेगी, हर एक टीम को काम डेलीगेट करना पड़ेगा, हर एक टीम अपना अपना काम डेप्थ में पूरा हैंडल करेंगे, आप सिर्फ ओवरव्यू करेंगे, आप एक निगरानी रखेंगे सब काम सही चल रहा है नहीं चल रहा है। तो अगर आपको, आप हर जगह हर डेप्थ में नहीं जा सकते, इट्स नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली। तो आइडियलिस्टिकली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, सबसे पहले इफ यू वांट टू गो फॉर इन डेप्थ स्टडी और माइन्यूट डिटेल्स, आप कमेटी बनाइए, वो कमेटी को रिस्पॉन्सिबल। अब मुझे याद है जिस मैं कमेटी में था, तो वहां पे गवर्निंग बॉडी के लोग को इतना नहीं पता जितना मुझे पता था। ऑब्वियस बात है, क्योंकि मैंने फुल टाइम उसमें काम किया था। गवर्निंग बॉडी के 14 पीपल और कमेटी के 6 लोग, 20 लोग मीटिंग में बैठे, सोसाइटी के 180 मेंबर्स बैठे। सोसाइटी का कोई भी मेंबर क्वेश्चन पूछता था ना, गवर्निंग बॉडी के लोग हमको देखते थे, सर आप आंसर करेंगे, सर आप आंसर करेंगे, बिकॉज वी हैव डन द स्टडी इन डेप्थ। अब जैसे बिल्डर को कितना फायदा होगा,
गवर्निंग बॉडी के लोग बोलते हैं हाँ वो फायदा तो होगा, कितना होगा सीएस आप बताइए, मतलब ओके मैं बताता हूँ, सो इतना करोड़ होगा, इतना ये होगा, उसको इतना टाइम जाएगा, ये मैंने बताया। अच्छा मेंबर को क्या फायदा होगा, मैंने बोला मेंबर को जो पहली बात है जो ओल्ड स्ट्रक्चर है सब मतलब डिटेल बताना, तो आई नो इट। अच्छा फिर कोई लीगल एडवाइजर, सर अगर हमें रेंट नहीं मिला तो क्या होगा, लीगल एडवाइजर बोलता है देखो हमने क्लॉज डाला है कि इतना डिपॉजिट हम ले रहे हैं उसमें से हम आपको पैसा दें। तो जो डेप्थ स्टडी होती है ना वो कमिटी करता है। गवर्निंग बॉडी के लोग ओवरव्यू रखते हैं कि कंपनी में सब सही चल रहा है नहीं चल रहा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये सीएसआर हो रहा है, हाँ बोला था हो रहा है, ठीक है, तो ये होता है, ठीक है। बट और एक बात क्या है, इससे क्या होता है बोर्ड की ताकत है, बोर्ड की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। अब जैसे एग्जांपल है एजीएम है, एजीएम के अंदर स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी के लोग बैठे हैं, एक शेयर होल्डर ने आवाज उठाकर जोर से चिल्लाकर बोला ये गलत हो रहा है, बोलेगा रुक मैं आंसर करता हूं। स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी बोलेगा एक भी कंप्लेंट नहीं, हमने सारे रिजॉल्व करके दे, आपकी कंप्लेंट नंबर बताइए हम बात करेंगे। तो उसमें क्या होता है दे आर प्रोटेक्टिंग द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अननेसेसरी टारगेट से होने से। सिंपल लॉजिक है, करेक्ट है। तो पहली बात सबसे पहले बोर्ड की एफिशिएंसी तो बढ़ी रही है, फिर माइन्यूट डिटेल में जाने के लिए हमें बोर्ड हर जगह डेप्थ में नहीं जा रहा है, तो कौन जा रहा है कमिटी। सेम पॉइंट्स इंट्रोडक्शन में से कुछ बेनिफिट्स रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे जो रैशनल के अंदर लिखे गए। तो देखो यही आता है बोर्ड एफिशिएंसी विल इंक्रीज, जो ऊपर था इंप्रूव द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, वेरी क्लियर। माइन्यूट डिटेल माइनर डिटेल्स में जाना है, एनालिसिस करना है, तो कौन मदद करेगा कमिटी विल असिस्ट करे। फिर कोई भी अनड्यू इन्फ्लुएंस करने जा रहा है, अनड्यू इन्फ्लुएंस करेक्ट है कि अभी देखो बोर्ड अगर प्रिपेयर्ड नहीं है तो बोर्ड को प्रोटेक्शन कौन देगा कमिटी, क्योंकि कमिटी प्रिपेयर्ड उस टॉपिक पे, कमिटी इज प्रिपेयर्ड इन दिस टॉपिक। जैसे हम टीचर्स भी है ना, हम क्या करते हैं टॉपिक को डिवाइड करते हैं काउंसलिंग्स में, टेक्निकल टॉपिक से तो ये देखेंगे, जनरल टॉपिक से तो ये देखेंगे, ये कंसल्टेशन मोटिवेशन तो ये देखेंगे, तो हम क्या करते हैं ये टॉपिक कॉन्टैक्ट टू दिस टीचर, ये टॉपिक कॉन्टैक्ट, तो दिस बिकम्स व्हाट वेरी इजी टू हैंडल थिंग्स, और हर एक का अपना अपना एक डोमेन एरिया आ जाता है, समझेगा मेरी बात। ओके अब जैसे एकेडमिक लेवल पे बोलूंगा जनरल एक्टिविटीज देखना तो तुषार सर देखेंगे, समझे मेरी बात। मोटिवेशन पार्ट तो शुभम सर देखेंगे, तो ये होता है इंटरनल फाइट हैंडल करना सौम्या मैम देखेंगे, और मैं तीनों को देखूंगा सब काम करूंगा। तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ व्यू इज दैट मैं एडमिन लेवल पे देखूंगा कि भाई यहाँ से क्या दिक्कत आ रही है, या मैनेजमेंट लेवल पे क्या स्ट्रेटेजी बनानी वो मैं देखूंगा। तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ व्यू इज दैट एक तरीके से सिंपल लॉजिक ये है कि काम बटा जाता है, हर कोई हर जगह नहीं आ सकता है, ये क्लियर है। शुभम सर आके झगड़ा रुको मत झगड़ा करो, ऐसा नहीं हो सकता है, सबका अपना अपना एक हॉरिजॉन होता है, अपना अपना एक डोमेन होता है। तो इस तरह से कमिटी क्या करता है काम को बांट रहा है, और इससे बोर्ड एज सच पूरा प्रिपेयर्ड है, बोर्ड पे कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं ला सकता है करे, और अगर कोई इन्फ्लुएंस कर रहा है तो कमिटी आकर क्या करेगा उनको प्रोटेक्शन देगा, हर चीज को एड्रेस करेगा, आंसर करेगा, जिससे बोर्ड पे सवाल उठने के चांसेस कम हो जाते हैं। वेरी क्लियर गाइस, ओके। तो देखो पॉइंट 1 बोर्ड efficiency and effectiveness increases. Point number 2 minor details are evaluated. जनरल theory है, इसको नहीं लिखेंगे हम, ओके। उसके बाद में नेक्स्ट इज insulate from potential undue influence, maybe shareholder influencing board, so who will come and protect, insulate, protection correct will be done by the committee, insulate board from potential influence from the controlling shareholders and the managers. Then decision becomes very easy, बोर्ड कमिटी क्या करेगा होमवर्क करके देगा, इंसुलेट मतलब प्रोटेक्शन, और एक तरीके से इट्स लाइक सिक्योरिटी, ओके। तो अब ये देखो डिसीजन मेकिंग, जैसा अभी एग्जांपल है हमारे सोसाइटी में पेंटिंग चला बीच में, पिछले साल पेंटिंग का बजट था 50 लाख, ओके। 250-300 फ्लैट्स है सोसाइटी में जो पूरा कॉन्ट्रीब्यूशन देके पेंटिंग, अब पेंटिंग वेंडर कौन है, पेंटिंग कब तक होगा, पेंटिंग कब करना चाहिए, करे। अब क्या हो रहा है ग्राउंड होमवर्क किसने करा, पेंटिंग कमेटी, और उन्होंने पूरा कोटेशन से लेकर क्या खर्चा आएगा ये गवर्निंग बॉडी को बताया। अब गवर्निंग बॉडी डिसीजन लेगा कि पेंटिंग करवाना है कि नहीं कराना है। अब बजट ही नहीं है, पता चला 50 लाख है ट्रेजरी में, 10 लाख ही बढ़ा है तो नहीं कर पाएंगे। अच्छा 10 लाख के मेंबर देने को तैयार है क्या, सारा ग्राउंड होमवर्क कर कर लाएगा, एंड में डिसीजन मेकिंग बिकम्स वेरी इजी। तो अब आपको सिर्फ हाँ या ना बोलना है, क्योंकि आपके सामने सारे फैक्ट्स आ गए, सारे फैक्ट्स आ गए, कितना पैसा है, कितना लगेगा, कितना समय लगेगा, कितना हम कलेक्शन लेने वाले, मेंबर रेडी है कि नहीं रेडी है, सारा होमवर्क करके ला दिया है। अब पेंटिंग करना है या नहीं करना है, गवर्निंग बॉडी को एक मीटिंग में हाँ या ना बोलना है, उसका जनरल बॉडी मीटिंग में पूछना है, दैट्स इट, हो गया, करेक्ट है। तो डिसीजन मेकिंग जो हो जाता है ना बोर्ड के पास बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि ग्राउंड चेक करना है और जो रियलिटी चेक करना है वो कमिटी ने कर लिया है। वेरी क्लियर। सेम वे बेटर मैनेजमेंट एफिशिएंसी वाला पॉइंट है, सेम पॉइंट है बट मॉड्यूल में लिखा है। तो इट इंक्रीजेस द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी एंड वर्क गेट एग्जीक्यूटेड
वर्क मैनेजिंग द वर्क बिकम्स वेरी इजी। तो ये इसके बेनिफिट्स हैं। एंड ऑफ द डे कमिटी फॉर्म करने के फायदे, आपको इनडायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर्मिंग द कमिटी, अच्छा व्हाट इज द रैशनल बिहाइंड फॉर्मिंग द कमिटी, अच्छा व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फॉर्मिंग कमिटी इन द कंपनी इवन इफ इट इज मैंडेटरी, बट व्हाई वी शुड फॉर्म अ कमिटी, what is the logic behind incorporating a committee in the company for good governance, how the committee is a part of good governance। आपको थोड़ा सेंस लगाना पड़ेगा। ऐसा कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जीक्यूटिव ये है सेक्शन लिख के आइए, नहीं आएगा। आपको घुमा फिरा के बोलेंगे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज प्लानिंग टू फॉर्म अ कमिटी बट शेयर होल्डर इज टेलिंग इट्स नॉट नीडेड, हु विल टेक अ डिसीजन, करेक्ट बात। तो आपको घुमा के पूछेंगे बट आपको फायदे लिखकर आने हैं कि दिस इज द रैशनल बिहाइंड फॉर्मिंग द कमिटी। आप बताओगे एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, डिसीजन बिकम वेरी इजी, वर्क मैनेजमेंट अच्छे से हो सकता है, ओके उसके बाद इंसुलेट द बोर्ड फ्रॉम द अनड्यू इन्फ्लुएंस, नेक्स्ट करेक्ट, दिस इज देयर माइन्यूट डिटेल्स में जाना पॉसिबल हो जाता है जिससे बोर्ड को अपना काम करना आसान हो जाता है। सो दिस इज द रैशनल बिहाइंड फॉर्मिंग द बोर्ड कमेटी। रीड करिए, जहां जरूरत है मैं लिखा दूंगा, जहां जरूरत नहीं है जस्ट टू द पॉइंट, ओके देख लीजिए। इंट्रोडक्शन एंड रैशनल ऑलमोस्ट नियर बाय, निवेश कितने दिन लॉस हो गया अभी आप, 15-20 दिन, कितने दिन बाद है, ऐसे ही पूछ रहा हूं कब, 1 महीना। इस बैच में बहुत सारे शादी है, बच्चे एट द टाइम कि हमारे यहाँ शादी होने वाली है, कौन और कोई जाने वाला है सर, 1 2 3 बच्चे, 4 आई गेस। तुम्हारे घर पे भी शादी था क्या, हो गए ना, हाँ हाँ उससे पता है, निकिता ने होता है, फेब में शादी है, 6 फेब। हाँ हाँ हाँ, आई एम प्रिपेयर्ड, आई एम रेडी। Guys, very easy, direct it is, nothing to be। क्या इसको लिखने आए कि मेरे हिसाब से तो मैं मूड में नहीं उसको लिखाने के लिए, बट आपको लग रहा है लिखने लायक है, आई डोंट थिंक सो। ज्यादा से ज्यादा अगर आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो तो हेडर्स लिख के आ जाइए नोट्स के अंदर, इफ यू वांट टू, दैट इज नॉट नीडेड, ठीक है। ये मेरा इनपुट से आपको तो जरूरत नहीं है, आप लिख पाओगे, इट्स जनरल थियरी, ओके। अब आते हैं कमिटी मैनेजमेंट, ओके। कमिटी कैसे, किस प्रिंसिपल्स पे चलता है, कमिटी बनाते क्यों है, ये हो गया। अब कमिटी रन कैसे करेंगे, पहली बात कमिटी रन करने के अपने बायलॉज है। जब कमिटी बनेगा तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन एट द टाइम ऑफ फॉर्मिंग द कमिटी दिया जाएगा, उससे बोलते हैं टर्म्स ऑफ रेफरेंस। तो बोर्ड ने कमिटी बनाई और उसको बोला साल में इतनी मीटिंग होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो एट द टाइम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कमिटी यू विल प्रोवाइड द टर्म्स ऑफ रेफरेंस, ये हो गया। फिर ड्यूरिंग द कमिटी इटसेल्फ हम उसके बायलॉज बनाएंगे, जैसे कंपनी के बायलॉज मतलब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो जब कमिटी बन रहा है हम उसके प्रॉपर आर्टिकल्स और बायलॉज ड्राफ्ट करेंगे, समझा मेरी बात, कि कौन से डिसीजन ले सकते हैं, नहीं ले सकते। अब जैसे पेंटिंग कमिटी, एनी पेमेंट बिलो 20,000 डोंट आस्क, गेट द पेमेंट डन, इफ इट इज मोर देन 20,000 कंफर्म विद द गवर्निंग बॉडी, समझे मेरी बात, ओके। तो एनीथिंग डन, डू दिस, डूज एंड डोंट्स, ये बायलॉज में लिखा जाएगा कि कमिटी मेंबर को क्या पावर है, कमिटी मेंबर को क्या पावर नहीं है, ये उन लोग लिख लेंगे, करेक्ट। प्लस अगर आप देख रहे हो एक्ट में भी बहुत सारी चीजें कवर्ड है, ऑडिट कमिटी क्या कर सकता है क्या नहीं, फंक्शंस, पावर्स, तो देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स बीइंग कवर्ड इन द एक्ट एंड एलओडीआर। तो एक्ट एंड एलओडीआर जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसमें उनके पूरे बेस गाइडलाइंस अवेलेबल है, करेक्ट। तो यहां पर देखना है पहली बात टर्म्स ऑफ रेफरेंस, मतलब व्हाइल कॉन्स्टिट्यूटिंग द कमिटी कौन डिसाइड करेगा टर्म्स ऑफ रेफरेंस, बोर्ड। तो मैं आपको एक आधा एनुअल रिपोर्ट से टर्म्स ऑफ रेफरेंस बताता हूं, डोंट वरी अबाउट इट, करेक्ट। प्लस इट डिपेंड्स टाइप्स ऑफ कमिटी में 2 कमिटीज है, मैंने बोला स्टैंडिंग कमिटी एंड एडॉक कमिटी। एडॉक कमिटी सीजेस, ठीक है, वंस द एक्टिविटी इज कंप्लीट, देन स्टैंडिंग कमिटी रन करने के अपने आर्टिकल्स है और बायलॉज है, प्रिंसिपल्स है, ठीक है। प्लस कमिटी हर पॉलिसी रिकमेंडेशन करता है, फाइनली पॉलिसी अप्रूव कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्ट। तो सीएसआर पॉलिसी,
बनाने का काम, रेकमेंड करने का काम किसका है? कमिटी का है, बट अप्रूव कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये आता है। प्लस आपको ऐसा कुछ करना है जिससे एंड ऑफ द डे आप आपके मेंबर्स का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हो, ऑप्टिमम यूज ऑफ मेंबर्स नॉलेज कर रहे हो, उनके स्किल्स एक्सपर्टीज को अपनी जगह पर, बेस्ट जगह पर अप्लाई कर रहे हो, एंड दिस विल हेल्प। जैसा भी आप लोग जब ज्वाइन हुए थे तो वो टाइम पे कल्चरल फेस्ट हुआ था, कुछ स्टूडेंट थे भी, कितने लोग थे हाथ ऊपर करिए। ओके तो मैंने देखा वो टाइम पर जो M1 मॉड्यूल 1 के बच्चे थे प्लस CMA बैच के कुछ बच्चे थे, इनकी कमेटी बनाई थी, स्टूडेंट कमेटी, जो पूरे फंक्शन को अरेंज करेगा। ठीक है, अब हर एक अपने स्टूडेंट का अपना अपना डोमेन एरिया है, कोई वॉलंटियर की तरह काम कर रहा था, कोई एज अ कोऑर्डिनेटर और ये काम कर रहा था, हर एक अपना डोमेन है। तो जिस मेंबर का जो एक्सपर्टीज है आपने उसका बेस्ट ऑप्टिमम यूज करना चाहिए। एवरीवन कैन नॉट बी एक्सपर्टीज इन एवरी एरिया। अगर आप सोचे आप होलिस्टिक पर्सन हो, नहीं है ऐसा, करेक्ट है, हर पर्सन में अपनी प्लस एंड माइनस है, तो उसी तरह से हर स्टूडेंट के अंदर अपना प्लस और माइनस था, तो जो उनका प्लस पॉइंट था उसको ध्यान में रखते हुए हमने उनको काम डेलीगेट किया था। वेरी क्लियर, एंड वी शुड एबल टू यूज द मेंबर्स बेस्ट नॉलेज, एक्सपर्टीज एंड नॉलेज, जिससे हम क्या कर सकते हैं, बिजनेस और कंपनी को बेटर फॉर्म में चला सकते हैं। वेरी क्लियर गाइस, ये ध्यान में रखना है। एंड इट इज नॉट अ सप्लीमेंट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कल बोर्ड ने बोल दिया हमने कमेटी को दिया तो हम लायबल नहीं है, ऐसा नहीं है। एंड ऑफ द डे बोर्ड ने जब कमेटी बनाया तो उन्हें बेस्ट मेंबर सेलेक्ट करना चाहिए, उस मेंबर का बेस्ट यूटिलाइजेशन होना चाहिए नॉलेज स्किल्स का, और बोर्ड में मेंबर्स कभी भी अपने आप को सप्लीमेंट्री फॉर्म में नहीं करेंगे कि हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो ही देखेंगे। तो इट्स नॉट अ सब्सटीट्यूट, इट इज बेसिकली अ मेन कॉम, इट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री वर्क, बोथ विल वर्क टुगेदर, ये ध्यान में रखना है। मिनट्स मेंटेन करना चाहिए जो ऑफिशियल रिकॉर्ड बनेगा, सेक्शन 118 कंपनीज एक्ट आपने ऑलरेडी पढ़ा है, मिनट्स ऑफ द मीटिंग इंस्पेक्शन 119, तो मिनट्स मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो एक ऑफिशियल रिकॉर्ड बनेगा, लीगल एविडेंस बनेगा, एंड दैट इज कंपल्सरी अंडर द कंपनीज एक्ट। ओके, तो ये मिनट्स के ऊपर एक अलग से डीडी में भी चैप्टर है, एक और एक एसएस के अंदर भी आपको एक रेफरेंस आएगा, डोंट वरी अबाउट इट, आपने ऑलरेडी मिनट्स काफी डेप्थ में पढ़ा भी है। ठीक है, तो अब आप एग्जीक्यूटिव के फाइनल्स पे हो, आपका अप्रोच बहुत अलग होना चाहिए। ओके, तो मैं रिपीट कर रहा हूं कि जब भी कोई कमिटी चलता है उसके अपने बायलॉज है, ठीक है, उस कमिटी के अपने टर्म्स ऑफ रेफरेंस है, ठीक है, जब बनाते समय हम देते हैं। उसके बाद हर एक कमिटी के अंदर ऐसे मेंबर को लाना है जो उनका बेस्ट एक्सपर्टीज को हम यूज कर पाए। Okay, plus if I'm talking about, they need to maintain the minutes of the meeting, which will be a legal evidence and a record. Plus if I'm talking, depends, it may be various types of committee. There are two types of committee which we have discussed, standing committee and ad hoc committee. Ad hoc committee ceases when the activity is accomplished. Plus you should able to recommend policy for running the company, and that policy is approved by the board of director. Committee management करेक्ट है, देखो, हाँ, टर्म्स ऑफ रेफरेंस मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं, मतलब एक बोर्ड रिपोर्ट ओपन करके कि क्या होता है। हाँ, नॉट सप्लीमेंट्री वाला पॉइंट, दे डू नॉट सप्लीमेंट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोर्ड मेंबर, दे ऑपरेट एट बोर्ड लेवल एंड नॉट एट द स्टाफ लेवल। पहली बात, वो बोर्ड का ही पार्ट है, टॉप मैनेजमेंट का पार्ट है, इट्स नॉट अ सीनियर और लोअर मैनेजमेंट। ठीक है, एंड अगर बोर्ड ने कुछ भी काम कमिटी को दिया है तो बोर्ड एक्सक्यूज नहीं दे सकता कि वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। आर यू अंडरस्टैंडिंग? बोर्ड इज स्टिल लायबल, दैट इज अ पॉइंट। कमिटी के हर डिसीजंस पे बोर्ड लायबल है, कमिटी जो काम करेगा बोर्ड लायबल है, दे कैन नॉट सब्सटीट्यूट कि बोर्ड बोलता नहीं 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 हमने तो उनको दिया तो वो रिस्पॉन्सिबल है। द कंप्लीट बोर्ड विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क ऑफ द कमिटी, दैट्स द पॉइंट। ओके, देखो टर्म्स ऑफ रेफरेंस मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं एनुअल रिपोर्ट से, इससे मैंने नहीं बताया। कितने बच्चे कभी फेस टू फेस सीएस में कभी नहीं किया, आज डूइंग फर्स्ट टाइम? ओके ओके ओके, फेस टू फेस, ओके। देखिए गाइस, एक बार देखिए, एक तरीके से स्कोप ऑफ द कमिटी,
टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस, व्हाट इज द कमिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर, ऐसा बोल सकते हैं. स्कोप ऑफ एक्ट बोल सकते हैं. यस यस, हाँ ये वाला 6 पॉइंट ना. हाँ मतलब वापस बोलो. हाँ नहीं समझा मुझे, मतलब मुझे नहीं समझा. हाँ वापस बोलो. ऑडिट कमेटी है, डेलीगेट नहीं कर सकते. ठीक है. दे डू नॉट सप्लीमेंट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच बोर्ड मेंबर, दे ऑपरेट एट बोर्ड लेवल एंड डू नॉट एट द स्टेट लेवल. ओके. हाँ मतलब ऐसा भी बोल सकते हैं अगर आप इसको थोड़ा और समझने जाए. कमेटी के अंदर 3 लोग हैं, एक मेंबर को हमने काम डेलीगेट किया है विद इन द कमेटी, अगर आप सोच रहे हो. ठीक है. तो कमेटी कैन नॉट टेल कि हमने उसको दे दिया तो हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है. द कमिटी इज लाइबल एंड कमिटी लाइबल है, मतलब एंड ऑफ द डे बोर्ड भी ऑल्सो लाइबल, ऐसा उस सेंस में आता है. किसकी स्पेलिंग पूछ रहे हैं? चलो इंट्रोडक्शन लेंगे, बीच में इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर आएंगे. ठीक है. बहुत सारे बच्चे बाकी है आई गेस. इसका हो गया ना, कल हो गया ना, इसका बाकी है, इसका बाकी है. मनीष को गाना गाना है, क्या करता है ये? फोर्स करता है. मनीष गाना गाएगा. हाँ क्या बोला ये? ठीक है. कल वो एग्री कर रहा ना, गाएगा हमसे को इतना. भूषण के लिए कॉन्सर्ट रखना पड़ेगा रे पूरा. मयूरी का इसका अच्छा गाती है. मैंने लेंगे एक इंट्रो. चला गया. माइक चेक, माइक चेक, माइक चेक, चेक 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 चेक. हाँ माइक चल रहा है. Hello everyone. Hello. Hello. My name is Jia Patel and I am from Jabalpur, Madhya Pradesh. My hobbies are cooking and traveling. और मुझे CS के बारे में मेरी बहन से पता चला, कज़न सिस्टर है तो वो भी CS कर रही है. थोड़ा माइक चेक, माइक चेक. हाँ तो फिर मैंने डिसाइड किया CS करने के लिए. हाँ सर गाना नहीं, आवाज़ अच्छी नहीं. Yes. 1, 2, 3, start. 1, 2, 3, start. मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं, अगर तुम कहो तुमको बुलाऊं, ये
पल के बिछाऊं, कदम तुम जहाँ जहाँ रखो, ज़मीं को आसमां बनाऊं, सितारों से सजाऊं, अगर तुम कहो। यस मयूरी आ जाओ, बहुत बहुत दिनों बाद दिखाना यार, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वहां से आ जाओ। इंट्रोडक्शन इज लेफ्ट ऑफ वॉल। इंट्रोडक्शन निमिष का बच्चा है, पलक का बच्चा है, और किसका बच्चा है? हो गया है, याद नहीं आ रहा है मुझे, और एक बार लेंगे शादी के बाद वाला इंट्रोडक्शन। हेलो, आवाज़ आ रही है? हाय एवरीवन, माय नेम इज़ मयूरी कलकोटे और मैं पुणे से ही हूँ। स्टार्टिंग से बोल। माय नेम इज़ मयूरी कलकोटे एंड मैं पुणे से ही हूँ और मेरी हॉबीज़ सिंगिंग है, डांसिंग है, मिमिक्री करना अच्छा लगता है। हाँ, स्पोर्ट्स खेलना अच्छा लगता है मुझे और बहुत CS मैंने मतलब 10th के बाद ही डिसाइड किया था मेरे को इंजीनियरिंग डॉक्टरिंग इस फील्ड में बिल्कुल भी नहीं जाना है और आई एम द फर्स्ट वन इन माय होल फैमिली फ्रेंड सर्कल की जिसने पहला कॉमर्स फील्ड ही चूज़ किया और 11-12 तक मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि आगे 12th के बाद क्या करना है। तो मेरी एक मैम ने मेरे को रेकमेंड किया कि तेरा ये सब्जेक्ट थ्योरी सब्जेक्ट अच्छा है तो यू शुड ऑप्ट फॉर दिस। तो CA और CS ऐसे दोनों ऑप्शन थे बट मैथ्स मेरा इतना अच्छा नहीं है पहले से, थ्योरी मेरा पहले से ही बहुत अच्छा रहा है तो देन इसलिए मैंने CS चूज़ किया फिर। सो नाउ आई एम हियर। नहीं यार, नहीं चिल्लाने नहीं है, हिंदी हिंदी। ओके। कैसे कहूँ मैं कैसी अनोखी शाम है, आंखें हैं पैमान लब ये जाम है, हाल दिल बयां करना शाम का अंजाम है, आंखें हैं पैमान लब ये जाम है, हाथ जो तुम थाम लेते तो खिले ये फिजा, दूर जब तुम मुझसे होते दिल को मेरे सजा, हाथ जो तुम थाम लेते तो खिले ये फिजा, दूर जब तुम मुझसे होते दिल को मेरे सजा, मैंने जोड़ा है दिल तू मेरी जिंदगी, गम उठा लूँगी मैं तुझको दे के खुशी, हाल दिल बयां करना शाम का अंजाम है, आंखें हैं पैमान लब ये जाम है, हो कैसे कहूँ मैं कैसी अनोखी शाम है, आंखें हैं पैमान लब ये जाम है, आंखें हैं पैमान लब ये जाम है। थैंक यू। हैट्स, बहुत जोरों से तालियां भाई, है ना? क्या एक और एक बनता है, इतना अच्छा गाया ना, बस में और एक गाना बनता है, और एक गाना बनता है, और एक गाना बनता है।
जॉन बोलेगा डॉन बोलेगा। आज से इसका नाम छोटा डॉन। वो वैसे भी वही बोलते हैं। हाँ, वही बोलते हैं। सजेस्ट करो ना कोई पुराना गाना। आफरी, ठीक है, आफरी गाती हूँ। ये नहीं आ रहे उड़ते। जाने कैसी बांधी तूने अखियों की डोर, मन मेरा खींचा चलाया तेरी ओर, मेरे चेहरे की सुबह जुल्फों की शाम, मेरा सब कुछ है पिया अब से तेरे नाम, नजरों ने तेरी छुआ तो ये है जादू हुआ, होने लगी हूँ मैं हंसी, आफरी 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 आफरी। बहुत ही बढ़िया, गजब गजब गजब। छोटा डॉन इसका नाम आज से, छोटा डॉन मेरे हिसाब से छोटा डॉन, ठीक है। सीडी छोटा डॉन, हाँ हाँ हाँ, इसका मैंने एक बार सुना था। वेरी नाइस, क्या टैलेंटेड क्लास है यार, बहुत अच्छा। उसके लिए कल पलक का इंट्रोडक्शन पेंडिंग है, वो कंप्लीट होगा, फॉलोड बाय इस सॉन्ग कंपल्सरीली कल ही। हाँ, वो तो इंट्रोडक्शन में कवर होगा ना। और कौन रह गया, और कौन रह गया इंट्रोडक्शन वाइज, कौन रह गया ये बता दो मुझे। श्योर है दिस, एवरीवन इज डन? जितने भी ऊपर कवर होना चाहिए, एवरीवन इज प्रेशियस, वेरी क्लियर, दैट इज इंपॉर्टेंट। भूषण, भूषण को मंडी को बुलाएंगे। चल चल चल, ठीक है। सो गाइस, टर्म्स ऑफ रेफरेंस, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे इतना अच्छा गया, आई डोंट वांट टू स्पॉइल द मोमेंट, मैं बेकार कर दूंगा मैं, है ना। चलो, मतलब मैं कहूंगा तो खराब हो जाएगा सब चीज, ठीक है। सबसे पहले टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या है, मतलब इट इज एक्चुअली ऑनेस्टली लाइक स्कोप विद इन विच द कमिटी विल वर्क, क्या काम करेंगे, कौन सी चीजें वो हैंडल करेंगे बाय लॉ और बाय एज पर द अपॉइंटमेंट, हमारा मोटिव क्या है कमिटी बनाने के पीछे। तो अगर आप कोई भी एनुअल रिपोर्ट भी ओपन कर लेते हैं, व्हेनेवर यू ओपन ओके इन द एनुअल रिपोर्ट, तो यहां से कोई भी एनुअल रिपोर्ट में से, जैसे आपने गवर्नेंस रिपोर्ट, आपने याद रखा सारे कमिटी की जानकारी थी। कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट कहां पढ़ा था आपने, चैप्टर नंबर 8 डिस्क्लोजर्स पे, राइट। तो उसमें हर कमिटी का कुछ ना कुछ बैकग्राउंड था, राइट। तो यहां पर देखो, सबसे पहले हर कमिटी का कुछ ना कुछ रेफरेंस था। दिस इज देयर ऑडिट कमिटी, एक्सट्रैक्ट ऑफ टर्म्स ऑफ रेफरेंस, दिख रहा है आपको ये। तो भाई ओवरसाइट करना, क्या काम करेंगे और क्या स्कोप ऑफ कमिटी का वर्क है, एंड किस गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे, दैट इज बायलॉस, समझे। लाइक एमओए एंड एओए में फर्क होता है। एमओए, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी, and how it will run is in articles। तो वैसे तो what is the object of forming the committee, कमिटी क्या काम करेगा, क्या पर्पस के लिए बनाया गया है, what is the goal to be achieved, what work it will do, that is in terms of reference। once the committee is formed, how it will function, that is a part of bylaws। क्या डिफरेंस समझ में आपको है? मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर नहीं समझा होगा मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दीजिए, करेक्ट है। what is the goal, function, motive of forming the committee is terms of reference, and how it will run, what guidelines it will follow is bylaws। same like MOA and AOA, what is the company purpose is MOA, how it will function is AOA। सेम लॉजिक यहाँ पर है, एग्जैक्ट मैंने आपको दिखाया कि ये क्या काम करेंगे, क्या मोटिव है, कौन से चीजें स्कोप ऑफ वर्क में आ सकता है। जैसे ऑडिट कमिटी रेकमेंड द बोर्ड अबाउट कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड, करेक्ट है, कितने लोग होने चाहिए बोर्ड पर, करेक्ट है। देन रेकमेंड द बोर्ड अबाउट अपॉइंटमेंट एंड रीअपॉइंटमेंट, ये काम कौन करेगा, एनआरसी। तो एनआरसी का स्कोप ऑफ वर्क क्या है, एनआरसी का काम क्या है, एनआरसी का फंक्शन क्या है, ये सारी बातें कहां पर आती है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस। उसको देखते हुए कौन सा मैटर कौन सी कमिटी में जाएगा, नहीं तो आपस में कमिटी फाइट करे तो हमारा मैटर है,
ये कंफ्यूजन होगा आपस में, ठीक है, कौन सा कमिटी क्या हैंडल करेगा, ये क्लैरिटी कहां से आ रहा है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस। तो मैंने आपको बोला मैं टर्म्स ऑफ रेफरेंस का आपको रियल बोर्ड रिपोर्ट ओपन करके दिखा दूंगा। ये क्लियर हो गया आपको चीज है, पक्का, ठीक है। अब देखो कमिटीज के बारे में टेबल एफ में भी मेंशन्ड है। एक सेकंड, पहले आपने देखा इंट्रोडक्शन, फिर आपने देखना रैशनल बिहाइंड फॉर्मिंग द कमिटी, कमिटी क्यों बनाते हैं, क्या फायदा है कमिटी बनाने का, फिर आपने देखा कि हाउ द कमिटी इज बीइंग मैनेज्ड, इट इज बेस्ड ऑन टर्म्स ऑफ रेफरेंस, इट इज बेस्ड ऑन बायलॉज, इट इज बेसिकली द थिंग जहां पर हम मेंबर को उसके एक्सपर्टीज के हिसाब से अपॉइंट करेंगे, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करेंगे, कमिटी के मेंबर काम करे ना करे कमिटी लायबल है, और कमिटी इज रिपोर्टेबल टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये हमने देख लिया, करेक्ट है। फिर कमिटी स्टैंडिंग है या एडॉक, वो देखना पड़ेगा। ये हो गया आपका मैनेजमेंट, मैनेजमेंट डिफर फ्रॉम टाइप ऑफ कमिटी। अब मैं क्या बात कर रहा हूं कि व्हाट इज द बेसिकली टेबल एफ में, टेबल एफ आपने पढ़ा है ए बी सी डी ई एम ओ एफ जी एच आई जे ए ओ, ठीक है। टेबल एफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स आपने पढ़ाई है। सेक्शन नंबर 4 एमओए, सेक्शन नंबर 5 एओए, आर्टिकल्स के सेक्शन में लिखा है रेफर टू शेड्यूल 1 टेबल एफ जी एच आई जो भी है, करेक्ट। अब टेबल एफ के अंदर क्या बातें लिखी गई है, ठीक है, जो बेसिकली कमिटी रिलेटेड है, इट इज बीइंग कवर्ड इन क्लॉज 71 से लेके 75, इट इज कवर्ड इन क्लॉज 71 से लेके 75। अभी देखो एज अ एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट आपने आर्टिकल अलग पढ़ा है, कमिटी अलग पढ़ा है, एज अ फाइनल स्टूडेंट कमिटी की बात हो रही है, एलओडीआर हो, कंपनीज एक्ट हो, कुछ भी हो जाए वो एक जगह आ जाना चाहिए, दैट इज एक्सपेक्टेशन। समझे मेरी बात, जब भी कमिटी की बात हो रही है तो कंपनीज एक्ट क्या बोल रहा है, एलओडीआर आपने M2 में पढ़ा है, कंपनीज एक्ट ने M1 में पढ़ा है, ठीक है। फिर आर्टिकल्स आपने पढ़ा था इन एसबीसी एसबीआई, एग्जांपल ले रहा हूं मैं, बट नाउ वी कैन नॉट टेल कि नहीं सब ऑर्डर से पढ़ाइए, नॉट पॉसिबल, वो एग्जीक्यूटिव का वे था। अब कमिटी की बात हो रही है ना, टेबल एफ में क्या बोला है, आर्टिकल नंबर इसमें क्या बोला है, एलओडीआर में क्या बोला है, ठीक है, गाइडलाइंस क्या बोल रहा है, ये सारी बातें एक जगह पर पाक होना चाहिए, दैट इज एक्सपेक्टेशन। ओके गाइस, तो अब ये देखो टेबल एफ आपने डेप्थ में नहीं पढ़ा था, आपने बस क्या किया था, टेबल एफ होता है और उसके बेसिक गाइडलाइंस देखे होंगे, बट टेबल एफ के अंदर क्लॉज नंबर 71 से 75 के अंदर कमिटी के बारे में लिखा है। तो लेट मी शो यू द बेयर एक्ट। तो अब मैं बेयर एक्ट में जाऊंगा, जो आप ऑब्वियसली पहले से बेयर एक्ट पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। तो ये कंपनीज एक्ट मैंने डाउनलोड करके रखा है, यहां पर मैं जा रहा हूं टुवर्ड्स शेड्यूल 1, ऑब्वियसली आपको पता है शेड्यूल 1 के अंदर इट स्टार्ट्स 470 सेक्शन के बाद टेबल ए, ठीक है, एमओए ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। तो इसमें मैं थोड़ा सा आगे जाऊंगा, ओके, ए बी सी डी ई, ठीक है, यहां पर एफ इज अ पार्ट, ये देखो एफ का मैंने ओपन किया 71, दिख रहा आपको ये, as it is 71, 72, 73, 74, 75, ये 5 क्लॉजेस हमने कवर किए अबाउट कमिटी, ये 5 क्लॉजेस हमने किसके कवर किए, कमिटी, समझ रहे हैं। तो अभी ये स्टैंडर्ड होता है ना टेबल एफ, ओके, इंट्रेंचमेंट प्रोविजन अलग चीज है, यू कैन ऐड प्रोविजन वो अलग चीज है, वो आपने पढ़ा है, बट अभी आपको एग्जैक्टली स्टैंडर्ड टेबल एफ में क्या दिया है ये मालूम होना चाहिए, करेक्ट। तो कितने क्लॉजेस यहाँ पे 71, 72, 73, 74, 75, 5 क्लॉजेस किसकी बात कर रहा है, कमिटी, एंड इट्स वेरी इजी, ध्यान दोगे ना तो सब चीज है पॉसिबल है। तो अब ये देखो सबसे पहले इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 71 में क्या बोर्ड अपने काम को डेलीगेट कर सकता है टू द कमिटी, यस, बोर्ड कैन डेलीगेट द वर्क टू द कमिटी। मैंने पॉइंटर लिखवा दिया सो दैट आपको पॉइंटर भी याद रहे, आप एलैबोरेट कर सकते हो, ठीक है। फिर 71(2) में क्या लिखा है, ठीक है, जो भी कमिटी पावर करेगा अंडर द सुपरविजन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो उनको बोला गया वही पावर्स को एक्सरसाइज करेगा, मतलब कमिटी इज सब एंड बोर्ड इज सुपीरियर, दैट्स वेरी क्लियर, ठीक है। उसके बाद जो भी चेयरपर्सन है वो कौन अपॉइंट करेगा, द कमिटी विल इलेक्ट द चेयरपर्सन एट द मीटिंग, या तो चेयरपर्सन बोर्ड इलेक्ट करेगा या मेंबर आपस में एक जन को चेयरपर्सन अपॉइंट करेंगे, ये आपने पढ़ा है, करेक्ट है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कमिटी बनाएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चेयरपर्सन अपॉइंट करेगा, या चेयर बोर्ड नहीं अपॉइंट कर रहा है तो मेंबर्स जो 2-3 जन है वापस में वोटिंग करके क्या करेंगे, चेयरपर्सन अपॉइंट करेंगे, वेरी वेरी क्लियर। तो देखो यहाँ पे वही लिखा है, इफ नो सच चेयरपर्सन इज इलेक्टेड, ओके, मीटिंग में कोई चेयरपर्सन आया नहीं, करेक्ट है, या प्रेजेंट नहीं विद इन 5 मिनट्स, तो मेंबर प्रेजेंटेड विल अपॉइंट वन ऑफ द चेयरपर्सन, जो आपने एग्जीक्यूटिव में पढ़ा है, अरे हाँ है ना, वैसे ऊपर ऊपर बता रहा हूं क्योंकि ये इसमें डेप्थ में जाने का काम ही नहीं है, ओके। सिमिलरली अगर मैं बात कर रहा हूं इन केस ऑफ 73, ठीक है, दे विल मीट एंड एडजर्न एज इट थिंग्स फिट, अपने हिसाब से, करेक्ट है, उनको 173 एप्लीकेबल नहीं है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का क्या होता है, बोर्ड मीटिंग का क्या होता है, 7 डेज पहले नोटिस दो,
जनरल मीटिंग का क्या होता है? 21 डेज पहले नोटिस दो। जनरल मीटिंग का क्या होता है? जिस जगह पर रजिस्टर्ड ऑफिस है उसी टाउन विलेज सिटी में आपका मीटिंग होना चाहिए, बिजनेस आवर्स में होना चाहिए, बट इनको फ्रीडम दी है, अपने हिसाब से नोटिस दो, अपने आप से मीटिंग बुलाओ, अपने कन्वीनियंस पे काम करो। दे कैन मीट एंड एडजर्न। जनरली क्या होता है? एजीएम क्या होता है? एडजर्न टू द नेक्स्ट वीक, सेम टाइम सेम डेट सेम प्लेस। बोर्ड मीटिंग भी ऐसा ही होता है लगभग, बट आपको चेंज इन प्लेस टाइम डेट है तो आपको 3 डेज पहले नोटिस देना पड़ता है। ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? बट कमिटी में ये फ्रीडम है, वो अपने हिसाब से मीट कर सकते हैं, अपने कन्वीनियंस पे मीट कर सकते हैं, अपनी जगह पे मीट कर सकते हैं, और वो जब एडजर्न करना चाहते हैं वो एडजर्न कर सकते हैं। ये फ्रीडम किसने दिया? टेबल एफ क्लॉज नंबर 73। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? करेक्ट है? तो एक मिनट, सब लोग पॉइंट्स लिखने स्टार्ट करेंगे। 71(1) उसके ऊपर लिखो डेलीगेट। लिखिए डेलीगेट। हु इज डेलीगेटिंग टू हुम? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज डेलीगेटिंग टू द कमिटी। रीड करो, आ जाओ रीड करो। द बोर्ड में सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट delegate any of its powers to the committees which is consisting such members or members as it thinks fit. Correct है? तो who will delegate the work? The board will delegate to the committee. 71(1). 71(2) any committee so formed will exercise the powers so delegated as per the regulation imposed by the board. तो बोर्ड जो बायलॉज बनाएगा, बोर्ड जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस बनाएगा, उसके दायरे में ही कमिटी काम करेगा। वेरी कॉमन सेंस। करेक्ट है? देखो 71(1) क्या लिखा है? डेलीगेट। 71(1) इज डेलीगेट। हु इज डेलीगेटिंग टू हुम? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज डेलीगेटिंग टू द कमिटी। 71(2) में क्या लिखा है? कि they will do any work or any exercise of the power within whatever delegated to the by the board. तो जो बोर्ड बोलेगा उस दायरे में आपको काम करना पड़ेगा। जो बोर्ड बायलॉज बनाएगा, जो बोर्ड टर्म्स ऑफ रेफरेंस बनाएगा, उसके विद इन आपको काम करना पड़ेगा। देखो कंपनी को जो भी करना विद इन MONA, बोर्ड को जो भी करना विद इन MONA, एंड कमिटी को जो करना विद इन एक्ट, ऑब्वियसली वो तो सब जगह आएगा, बट विद इन टर्म्स ऑफ रेफरेंस एंड बायलॉज। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? उसके बियॉन्ड करो तो अल्ट्रा वायरस, ये क्लियर है? आपको आता है, कॉमन सेंस है। करेक्ट है? तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट 71(2) के ऊपर एक्सरसाइज पावर डेलीगेटेड बाय द बोर्ड। 71(2) के ऊपर लिखिए एक्सरसाइज पावर डेलीगेटेड बाय द बोर्ड। गाइस मेहनत करनी पड़ेगी, लिखिए। ओके, उसके बाद देखिए 72(1) मुझे बताओ, कमिटी में इलेक्ट चेयरपर्सन, बोर्ड में इलेक्ट और कमिटी में इलेक्ट। बोर्ड ने इलेक्ट किया तो बढ़िया, नहीं किया तो कमिटी मेंबर्स आपस में एक को चेयरपर्सन अपॉइंट करेंगे। एंड इफ नो चेयरपर्सन इज इलेक्टेड और चेयरपर्सन इज नॉट प्रेजेंट विद इन 5 minutes, the members present will elect one member as a chairperson. बचपन से पढ़ रहे चीज। करेक्ट है? तो 72(1) के ऊपर लिखो अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरपर्सन। 72(1) के बाजू में लिखो अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरपर्सन। 72(2) के यहां पे लिखना है चेयरपर्सन नॉट प्रेजेंट, जहां जगह दिख रही वहां लिखिए। 72(2) के यहां पे लिखोगे चेयरपर्सन इज नॉट प्रेजेंट। टेबल एफ चल रहा है पूरा। टेबल एफ में कमिटीज के बारे में क्या लिखा है ये चल रहा है, ठीक है। उसके बाद 73(1) कमिटी में मीट एंड एडजर्न एज इट थिंक्स फिट। हमने कोई गाइडलाइंस एक्ट में नहीं दिया है, करेक्ट है। कितनी मीटिंग्स होनी चाहिए मिनिमम वो ठीक है, बट कब मिलेंगे, कौन से प्लेस पे मिलेंगे, कितने दिन पहले नोटिस देंगे, कहां पे होगा, एडजर्नमेंट कैसे होगा, इसके बारे में आपने नहीं पढ़ा है। बोर्ड मीटिंग का पढ़ा है, एजीएम का पढ़ा है, बट कमिटी मीटिंग के बारे में आपने ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा है। क्यों नहीं पढ़ा है? एक्ट ने क्या किया है? एज इट थिंक्स फिट। वेरी क्लियर गाइस। तो यहां पर 73(1) में मीट एंड एडजर्न, 73(1) में मीट एंड एडजर्न एज इट थिंग्स फिट आता है एक्चुअली, बट मीट एंड एडजर्नमेंट के बारे में पॉइंट है। 73(2) में वोटिंग क्या होता है? डिसीजन मेकिंग बाय मेजॉरिटी वोट। और अगर डेडलॉक इन मैनेजमेंट, कास्टिंग वोट विद द चेयरपर्सन, जो आपको मालूम है, करेक्ट है बात। तो कमिटी में भी डिसीजन किस बेसिस पे लिया जाएगा? मेजॉरिटी वोट। 3 में से 2 लोग एक फेवर में, एक अगेंस्ट है, तो रेजोल्यूशन इज पास। बट अगर 4 लोग हैं कमिटी के अंदर, 2 अलग कुछ बोल रहे, 2 अलग कुछ बोल रहे, तो चेयरपर्सन फाइनल कास्टिंग वोट करेगा, जो आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो यहाँ पे वोटिंग पॉइंट है 73(2), ठीक है। अच्छा, बाद में जब कमिटी बनी, अपॉइंटमेंट डिफेक्टिव अपॉइंटमेंट है, क्या जितने भी बिजनेस एजेंडा रिजॉल्व हुए क्या वो डिफेक्टिव माना जाएगा? नहीं। अपॉइंटमेंट इज डिफेक्टिव या देयर इज वेकेशन इन दी ऑफिस, तो जो भी रेजोल्यूशंस पास हो गए वो स्टिल वैलिड रहेगा। इन इनएप्रोप्रिएट अपॉइंटमेंट, रॉन्ग अपॉइंटमेंट,
will not affect the transaction done at the committee. तो यहाँ पे 74 के ऊपर लिखना है defect in appointment. 74 के ऊपर लिखना है defect in appointment. 74 के ऊपर लिखना है defect in appointment. And 75 बहुत सारे होता है ना, resolution by circulation. करेक्ट है? तो आप मीटिंग इन पर्सन मीटिंग में नहीं आते हैं, आप लोग क्या करते हो, आप मेल पे रिप्लाई दे देते हो, रेजोल्यूशन घर पे आ जाता है, आप उस पर साइन करके कुरियर कर लेते हो या आप मेल कर लेते हो, तो वो ऐसा माना जाएगा कि रेजोल्यूशन हैज बीन पास एट द मीटिंग इटसेल्फ. बोर्ड मीटिंग में भी होता है ये सब चीजें, कमिटी मीटिंग को भी अलाउड है, इसके ऊपर डेडिकेटेड सेक्शन है जो आगे जाकर आएगा, बट अभी आपको मालूम है तो उसको हम बोलते हैं रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन. क्लॉज नंबर 75. ठीक है, क्लॉज नंबर 75. कितने क्लॉजेस है टोटल? 5. रिपीट करो. 71(1) delegation. Who is delegating it? Board can delegate the work to the committee. 71(2) the powers to be exercised should be within the authority given by the board. Board जो बोलेगा उसके within a committee को काम करना पड़ेगा. It cannot exceed the board. Whatever board tells, they have to do it. 72(1) में क्या हो रहा है? Appointment of chairperson. Can the committee member appoint? Yes. If board is not appointing, committee member can appoint. If chairperson is not appointed or is not present within 5 minutes, the member present will elect one person as the chairperson of the meeting. Same board of directors में होता है कि नहीं होता है? AGM में 30 minutes है ना, I guess. AGM में 30 मिनट्स है, बोर्ड मीटिंग में 5 मिनट्स है. आप बताओगे? हाँ 15 है, 15 मिनट्स है. ओके, तो जो रहेगा तो यहां पर एक तरीके, हाँ 15. ओके, तो यहां पर वो 5 मिनट्स का क्लॉज आ गया. इसके बाद में 73 में बताइए, मीट एंड एडजर्न एज इट थिंग्स फिट. एंड 73 में ही वोटिंग विल बी डिसाइडेड और डिसीजन विल बी पास बाय मेजॉरिटी वोट. करेक्ट है. इसके बाद में नेक्स्ट इज 73 का 74 का नेक्स्ट पॉइंट क्या है? डिफेक्ट इन अपॉइंटमेंट विल इनवैलिडेट और वैलिडेट. वैलिडेट, करेक्ट है. एंड 75 में आता है यू कैन पास द रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन. इट इज डीम्ड टू बी पास एट द मीटिंग इटसेल्फ. तो आई नीड नॉट गो विद द सेम, मैंने पॉइंटर लिखा दिया आपको कि इसमें एक क्रक्स है जो आपको मालूम होना चाहिए. सी जनरल आई टेल यू देयर इज ऑलवेज अ कंपटीशन इन एवरी बैच. कमिटी चैप्टर्स को पूरे चार्ट में समेटने का कंपटीशन होता है. ठीक है, तो जब पूरा कमिटी चैप्टर हो जाएगा, ठीक है, आपको 3 से 4 दिन दिया जाता है. सिंगल चार्ट, ब्यूटीफुल चार्ट स्टूडेंट में, ऑनेस्टली बहुत मजा आया था. 2 बैचेस हम देख रहे हैं, तो वो पूरा चैप्टर ही एक सिंगल चार्ट पेपर में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है ना बात? ठीक है, मैं हिंट दे रहा हूं, उस हिसाब से आप पढ़ोगे. और बाद में एंड ऑफ द चैप्टर के बाद आई कीप अ कॉम्पिटिशन ऑफ कि यू प्रेजेंट द चार्ट, हुएवर चार्ट इज बेस्ट इज अगेन विद द प्राइजेस. तो वो इट्स दैट्स द मोटिवेशन, वो कोई बात नहीं. बट बच्चा बहुत सही ढंग से, लास्ट टाइम तो मुझे याद है एक बच्ची ने, मैंने वीडियो भी डाला है इंस्टाग्राम पे, आप थोड़े, उसने कुछ तो ना ग्रीटिंग कार्ड टाइप बनाया था, इधर से पुश करो तो ऑडिट कमेटी की कंटेंट बाहर आ गए, उधर बटन दबा के ये बाहर, मतलब क्या चल रहा है, खतरनाक. नहीं, मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करूँ आपसे, ऑनेस्टली मेरे आप लोग से बहुत कम एक्सपेक्टेशन है, टेंशन मत लो. ठीक है, बट नहीं मेरे एक्सपेक्टेशन कम ही आप लोग से, टेंशन मत लो. बट कुछ तो करके आओ, वो इंपॉर्टेंट है. तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ व्यू इज दैट, अंडरस्टैंड. नहीं, इम्पॉसिबल है. जैसे एग्जांपल है कि कंपनीज एक्ट के 4 कमिटीज होते हैं, एलओडीआर के 3 कॉमन है, एक रिस्क मैनेजमेंट, 5 कमिटीज के पूरे फंक्शन पावर्स, उसको इस तरह से प्रेजेंट करना कि कोई भी वो चार्ट पढ़े, वो डन एंड डस्ट उसको समझ में आ रहा है, उसका कंपटीशन होता है. उस बहाने क्या होता है, चैप्टर रिवाइज हो जाता है आपका. ठीक है, आपका पूरा एक चैप्टर सबमिट कर एक जगह आ जाता है. एंड फिर उसके बाद में कहीं ना कहीं क्या होता है, द बेस्ट चार्ट इज बीइंग स्टिक इन द क्लास, विच इज सम ऑफ द फ्यू चार्ट बीइंग रिमूव पेंटिंग की वजह से. ठीक है, तो क्लासेस में हम लोग उसको स्टिक करते हैं 2-3 चार्ट्स को, जो बैच के एंड तक रहता है और बाद में वो लेके जाते हैं. इज दैट वेरी क्लियर? तो ये आपको मैं पहले बता रहा हूँ, एंड में बताने से पहले. इज दैट वेरी क्लियर? ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपने नोट डाउन किए क्या गाइस? नोट डाउन किया? इंडेक्स पे आ जाओ, इंडेक्स करके पॉज करेंगे. ओके, इंडेक्स पे थोड़ा सा लिख लेते हैं. इस चैप्टर के इंडेक्स में थोड़ा सा कुछ चीज हम लिखने भी वाले हैं ना, इसलिए. ठीक है, इंडेक्स पे आ जाइए. चैप्टर नंबर 5. चैप्टर नंबर 5, बोर्ड कमिटीज. चैप्टर नंबर 5, बोर्ड कमिटीज. बोर्ड कमिटीज, इंडेक्स तो लिखेंगे, है ना. चैप्टर नंबर 5, बोर्ड कमिटीज. पहला लिखोगे इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड.
चैप्टर नंबर 5 बोर्ड कमिटीज. ओके, पहला लिखोगे इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड. पहला लिखोगे इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड. सेकंड लिखोगे रैशनल बिहाइंड बोर्ड कमिटीज. पहला इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड. इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड. सेकंड रैशनल बिहाइंड बोर्ड कमिटीज. रैशनल बिहाइंड बोर्ड कमिटीज. थर्ड आएगा कमिटी मैनेजमेंट. थर्ड आएगा कमिटी मैनेजमेंट. कमिटी मैनेजमेंट टर्म्स ऑफ रेफरेंस पे होता है. कमिटी मैनेजमेंट बायलॉज के बेसिस पे होता है. करेक्ट, दैट इज कमिटी मैनेजमेंट. नेक्स्ट इज टेबल एफ शेड्यूल 1. टेबल एफ शेड्यूल 1. नेक्स्ट इज सिलेक्शन ऑफ कमिटी मेंबर्स. सिलेक्शन ऑफ कमिटी मेंबर्स. सिलेक्शन ऑफ कमिटी मेंबर्स. उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ कमिटी चेयरमैन. अपॉइंटमेंट ऑफ कमिटी चेयरमैन. अपॉइंटमेंट ऑफ कमिटी चेयरमैन. उसके बाद मीटिंग्स ऑफ द कमिटी. मीटिंग्स ऑफ द कमिटी. उसके बाद मैंडेटरी कमिटी. मैंडेटरी कमिटी. मैंडेटरी कमिटी. गाइस मैंडेटरी कमिटी को लेकर आपने क्या करना है, अभी ये दिख रहा है एज पर कंपनीज एक्ट 4 मैंडेटरी कमिटीज है, एज पर एलओडीआर 4 मैंडेटरी कमिटी है. ये आपके बुक में अभी लिख लेना है और आपको पॉज करना है. ओके, तो इंडेक्स लिखा आपने, रेगुलर नोट्स पे आ जाओ. आपने अभी तक कुछ भी नहीं लिखा है इस चैप्टर का, जो मुझे लगा ठीक है. बट ये वाला जो है, जो बॉक्स दिख रहा है आपको, ये कौन सा बॉक्स है, मैंडेटरी कमिटी का. कौन से कमिटीज कंपनीज एक्ट में कंपलसरी है, कौन सी कमिटीज एलओडीआर में कंपलसरी है. ये आप आपके बुक में 2 पार्ट में डिवाइड करके, बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं है ठीक है. 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, कंपनीज एक्ट एलओडीआर 4 कमिटी का हेडिंग लिखेंगे, क्योंकि कमिटीज हम कल से स्टार्ट कर रहे हैं. वेरी क्लियर गाइस, तो आप बुक में लिख लोगे. इंडेक्स के लिए 2 साइड रखो मेरे हिसाब से, रख लो. अगर कुछ एंड में कुछ केस स्टडी क्वेश्चन उधर लिख देना, कोई इश्यू नहीं है ना, ठीक है. 2 साइड रख दो. हाँ, डिवाइड इनटू ये लिखना है, मैंडेटरी कमिटी बीच में लिखोगे, उसमें कंटेंट में इंडेक्स खत्म हो गया, इंडेक्स यहां तक लिखा है हमने ठीक है. अब आपको क्या करना है, हाँ 2 साइड रखो, 2 साइड. ओके, अब मैंडेटरी कमिटी को 2 पार्ट पे आप डिवाइड करेंगे. पहला पार्ट में लिखोगे एज पर कंपनीज एक्ट और दूसरा पार्ट लिखोगे एज पर एलओडीआर रेगुलेशंस. ठीक है. अब कंपनीज एक्ट के अंदर आपको पता ही है सारे कमिटीज, एलओडीआर भी आपने पढ़ा है ठीक है. लिखो ये guys, is it done? Companies Act, Audit Committee, NRC, Stakeholder Relationship Committee, CSR Committee. CSR Committee का रेफरेंस LODR में नहीं है ठीक है. 3 कमिटीज का रेफरेंस तो है, ऑडिट कमिटी, एनआरसी, स्टेकहोल्डर रिलेशनशिप कमिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट कमिटी. तो डिफरेंस कहां पर है, CSR कमिटी यहां पर है और यहां पर रिस्क मैनेजमेंट कमिटी. बाकी 3 कमिटीज आर कॉमन. ओके गाइस, ओके चलेगा. तो विद दिस वी आर स्टॉपिंग फॉर द डे. थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, थैंक यू, बाय बाय.